नदी से कुछ दूरी पर बसे सांखापुर गांव में आज भी लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं थी। उस गांव में जाने के लिए नाव पर से होकर आना पड़ता था। रात के अंधेरे में गांव तक जाने में काफी तकलीफें होती थीं। इसलिए अक्सर लोग शाम ढलते ढलते ही अपने अपने घरों में आ जाते थे। गांव में सब कुछ शांति से चल रहा था। लोग खुशी खुशी जी रहे थे कि एक दिन रात एक अनोखी घटना घट जाती है। गांव के मुखिया का बेटा शहर से लौटने में लेट हो जाता है। शुक्रिया काका। अरे इसमें शुक्रिया कैसा बेटा, तुम हमारे गांव के मुखिया के बेटे हो। कोई और होता तो इस वक्त उसे नाव में लाने से मना कर देते। फिर भी संभल के जाना बेटा। ठीक है काका। बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरे दिन पूरे गांव में इस बात को लेकर हंगामा हो जाता है कि आखिर मुखिया का बेटा राम कुमार गया कहाँ। पता नहीं मुखिया जी, नाव से उतरकर तो वो गांव की ओर ही गए थे। नदी किनारे से गांव तक जाने के लिए वो एकमात्र पगडंडी है, और गांव से बाहर जाने के लिए तुम्हारी नाव। ना वो नाव से वापस गया और ना पगडंडी से वापस लौटा, तो फिर वो गया कहाँ? काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता है। अभी इस बात को 2 दिन भी नहीं बीतते हैं कि अचानक दूसरी रात फिर एक आदमी उसकी नाव से उतरता है। संभल के जाना भोला भैया, पता है ना परसों रात मुखिया का बेटा। पता है काका, ये मुखिया लोगों की अलग अलग गांव वालों से दुश्मनी चलती है। फिर भी संभल के जाना बेटा। बचाओ बचाओ बचाओ। दूसरे दिन पूरे गांव में फिर इस बात को लेकर हंगामा हो जाता है कि आखिर राम कुमार की तरह भोला भी कहाँ गायब हो गया। नाव वाला सेम बयान भोला के बारे में भी देता है। सुनकर गांव के मुखिया और कुछ लोगों को शक होता है। आखिर दोनों के दोनों रात को ही क्यों गायब हुए, वो भी नाव से उतरने के बाद? कहीं ये नाव वाला ही तो गांव वालों के साथ कोई चाल नहीं चल रहा। हमें आज रात नाव वाले पर नजर रखनी होगी। और अंधेरी रात में मुखिया और 2-4 गांव वाले लाठी हाथ में लेकर चुपचाप छिपे हुए नदी किनारे खड़े हैं। काफी देर हो जाती है पर नाव नहीं आती है। मुखिया जी, नाव तो आई नहीं। लगता है आज गांव का कोई भी आदमी शहर नहीं गया होगा, और गया होगा तो हमेशा की तरह शाम से पहले ही लौट आया होगा। चलो वापस गांव चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? भागो! बचाओ 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 बचाओ! बचा हुआ गांव वाला जाकर जब ये बात पूरे गांव को बताता है तो सभी हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनकी बात सुनकर शहर से डिग्री लेकर आया विनोद कहता है, जरूर इस घटना के पीछे कोई गहरा राज है। आज रात में खुद वहाँ जाता हूँ। और गांव वालों के मना करने के बाद भी वो रात को चुपचाप वहाँ पहुँचता है और उसके साथ भी वही होता है। वो भी उसी दलदल में समाता चला जाता है। जब वो अंदर पहुँचता है तो ये देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि अंदर हवा में भूत ही भूत उड़ रहे हैं। आ गया, एक और इंसान हो गया हमारा शिकार। बस 10 इंसानों का शिकार और हो जाए तो इस धरती पर हम भूतों का राज होगा। फिर ये दुनिया इंसानों की दुनिया नहीं, भूतों की दुनिया कहलाएगी। इसे भी बाकी लोगों के साथ गाड़ दो। अरे विनोद, तुम? अरे वो मैं आप लोगों को ढूंढने आया था। ओफो, क्यों आ गए तुम? ये भूतों की छोटी सी दुनिया है, यहाँ सारे भूत रहते हैं। वो अपनी बड़ी सी दुनिया बसाने के लिए 25 आदमियों की एक साथ बलि देना चाहते हैं। अरे क्या कर रहा है बेवकूफ? खुद तो मर गया, अकल भी मर गई क्या? क्या हुआ सरदार? अरे आग की तपिश से मिट्टी पक गई तो हम बाहर कैसे जाएंगे? देखा नहीं, कुम्हार आग से ही मिट्टी पकाकर मटके बनाता है, और तांत्रिक कई बार हम भूतों को मटके में बंद कर देते हैं। हम उसमें से निकल नहीं पाते। सुना आप लोगों ने? अगर ये मिट्टी हम पका दें तो ये हमेशा के लिए अपनी इसी दुनिया में कैद होकर रह जाएंगे। पर हम इसे पकाएंगे कैसे? रोज की तरह आज रात भी जैसे ही मिट्टी पिघलेगी, हम वहाँ से कूदकर बाहर निकल जाएंगे और पेड़ की टहनी पकड़कर उस पर चढ़ जाएंगे। भूत बाहर नहीं आते हैं, इसका मतलब इनकी शक्ति इस दुनिया से बाहर काम नहीं करती। वो हमारे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
और सचमुच रात को जैसे ही मिट्टी पिघलती है, विनोद के इशारा करने पर सभी एक साथ जंप करते हुए बाहर की तरफ भागते हैं। ये देख भूतों का सरदार चीखता है, पकड़ लो सबको। और दूसरे दिन मुखिया और बाकी सभी गांव वाले उस जमीन पर आग ही आग डाल देते हैं। पूरी जमीन जलने लगती है और मिट्टी जलती हुई कड़क होकर मटके की मिट्टी की तरह कड़क हो जाती है। ये देख अंदर सारे भूत चीखते हैं, ये क्या हो गया सरदार? सारी मिट्टी पक गई, अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। एक बात आज मेरी समझ में आ गई है चंटू पंटू, इंसानों के सामने कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, वरना वो उसका फायदा उठाकर जीत जाता है। पैसे बरसाने वाली चुड़ैल। हमीरपुर गांव में चुन्नू अपने माता पिता के साथ रहता है। माँ जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। अभी रुक जा बेटे, अभी तेरे पिताजी अपनी खेती का अनाज बेचने शहर गए हैं। पर माँ, पिताजी अनाज बेचने शहर क्यों गए? वो तो साहूकार काका बेचते हैं ना। तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि साहूकार जितने पैसे देते हैं उससे 3 गुना कीमत में शहर में बेचते हैं। अगर तुम्हारे पिताजी खुद शहर बेचने जाएंगे तो वो 3 गुना पैसा उन्हें मिल जाएगा, फिर हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ, अब जल्दी से पिताजी आ जाएं, रात भी होने वाली है। आज पता चला साहूकार हमारी मेहनत से कैसे खुद पैसे कमाता था। आज पहली बार इतना पैसा मिला है कि विश्वास ही नहीं हो रहा, बार बार गिनने को जी करता है। आजा, आज मैं तुझे खाऊंगी, तेरा खून पीऊंगी। मेरे पैसे, मेरे पैसे! भागता हाफता हुआ वो अपने घर पहुंचता है। उसे देखते ही चुन्नू खुशी से कहता है, गीता, गीता, गीता! माँ, पिताजी आ गए। पिताजी 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 आप मेरे लिए क्या लाए हैं? कुछ भी नहीं बेटे, मैं खुद चुड़ैल का खाना बनते बनते बचा हूँ। क्या हुआ जी, सारा अनाज बिक गया? कितना पैसा मिला? अनाज तो पूरा बिक गया गीता, पैसा भी चौगुना मिला, पर पैसे गिनते हुए मैं गांव की बगिया में पहुंचा ही था कि अचानक मेरे सामने एक भयानक चुड़ैल आ गई। मेरे सारे पैसे वहीं कहीं उड़ गए। मैं जैसे तैसे जान बचाकर भागा वहाँ से। ऊपर वाले का शुक्र है जी कि आपको कुछ नहीं हुआ। किंतु हमारी सारी कमाई वहीं उड़ गई। पिताजी को रोता देख किसी तरह माँ बेटे उन्हें संभालते हैं। सारे पैसे चले जाने की वजह से कुछ भी खाने को घर में नहीं आ पाता है। पूरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ता है। चुन्नू को रात भर नींद नहीं आती है। मेरे पिताजी बड़े भोले हैं, इंसान तो इंसान, चुड़ैल भी उनके भोलेपन से खेलती है। मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। अरे आधी रात को गांव का ये मासूम बच्चा अकेले कहाँ जा रहा है? काफी क्रोधित लग रहा है। ए बच्चे, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? पुजारी बाबा, बगिया में एक चुड़ैल मेरे पिताजी को खाना चाहती थी। उसकी वजह से मेरे पिताजी की सारी कमाई खो गई। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे बाल पकड़कर मारूंगा। हाँ? बाल से पकड़कर? अरे नादान बच्चे, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बचपन से तुम्हें गोद में खिलाया है, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। जाओ घर लौट जाओ। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, उसने मेरे पिताजी को रुलाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, ये लो। ये क्या है बाबा? ये शिवजी पर चढ़ाया जल है बच्चे। जैसे ही चुड़ैल तुम पर हमला करना चाहे, तुम ये जल उस पर छिड़क देना। वो जलने लगेगी, छटपटाने लगेगी। उसके बाद तुम उससे जो चाहो वो करवा सकते हो। अच्छा ये तो बताओ, क्या करवाओगे उससे? वो मैं जाते हुए सोच लूंगा। इंसानी बदबुओं से पता चल रहा है कोई शिकार आ रहा है। आ गया शिकार। नहीं, ये मुझ पर मत डालो, ये मुझ पर मत डालो, ये मुझ पर मत डालो। डालूंगा, तुम मुझे खाना चाहती हो ना, खाओ खाओ। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं खाती हूँ, सिर्फ डराती हूँ, डराती हूँ। जब नहीं खाना होता है तो क्यों डराती हो? क्योंकि इंसान जितना ज्यादा हमसे डरता है उतनी ज्यादा हमें शक्ति मिलती है। तुम्हारे इस डराने की वजह से मेरे पिताजी की सारी कमाई चली गई। अब तुम भी चली जाओ। नहीं नहीं, मुझ पर मत डालो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ।
तुम्हारे डराने की वजह से मेरे पिताजी का सारा धन खो गया। मैं चाहता हूँ अब तुम जब भी किसी को डराओ तो मेरे घर पर धन बरसे। हाँ हाँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। मैं जब भी किसी को डराऊंगी तुम्हारे घर में धन बरसेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली बार तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। धीरे धीरे उनकी माली हालत सुधरती जाती है। चुड़ैल डराती है और इनके घर धन बरसता है, जिसे बाद में चुन्नू गांव वालों की मदद के लिए भी इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे पूरे गांव को वो खुशहाल कर देता है। गांव में बिजली पानी की सुविधाएं मुहैया करवा देता है। आखिर एक दिन ये बात सबको पता चल जाती है और गांव के सारे साहूकार मुखिया उनका अभिनंदन करने उनके घर आते हैं। वाह वाह बेटे, मैं गांव का मुखिया होकर गांव के लिए कुछ नहीं कर पाया और तुम एक छोटे से बच्चे होकर पूरे गांव का भला कर गए। पर ये तो बताओ बेटे कि चुड़ैल से ऐसी अनोखी शर्त मनवाने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? काका, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान हो या चुड़ैल, हर कोई अपनी आदत का गुलाम होता है। वो सब कुछ छोड़ सकता है पर अपनी एक खास आदत नहीं। मुझे पता था चुड़ैल अपनी डराने वाली आदत कभी